नमस्कार मित्रों। हमने कल यानी पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत की थी और श्रृंखला के तहत आधुनिक भारत इतिहास का दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो जो यूनियन कंपनियों के भारत आगमन संबंधी था, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा पार्ट भी जो है यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से ही संबंधित है। ठीक है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था, वहाँ व्यापारिक होड़ मची हुई थी। जितने यूरोप के देश थे वे एक दूसरे से व्यापार में आगे निकल जाना चाहते थे। इसी श्रृंखला में वहाँ के जो राजा थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है। द नेविगेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उन्होंने अपने यूरोप के जो खोजकर्ता थे, जो समुद्री मार्ग से व्यापार वगैरह किया करते थे, उनको काफ़ी प्रोत्साहित करते थे ताकि आप जाइए और नए नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध को मजबूत कीजिए। इसी क्रम में आपने देखा कि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो अमेरिका जा पहुंचा। उसके बाद 1498 में पुर्तगाल व्यापारी वास्को डी गामा भारत आता है और भारत से व्यापार करना प्रारंभ करता है। तो पिछली वीडियो में हमने पुर्तगाल बाकी सब कंपनियों का आगमन, कंपनी की स्थापना क्रम को भी पढ़ा था। उसके बाद पुर्तगाल के बारे में विशेष रूप से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पुर्तगालियों के बाद डच आए थे भारत में, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम फ्रेंच और बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि पुर्तगाल के तीनों वायसराय, उसके बाद पुर्तगाली शासन व्यवस्था की जो स्थिति थी वो कब तक क्या क्या से क्या थी, वो सब हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं डचों का। तो डचों का के भारत आगमन का सन तो आपको पता ही होगा, 1595। मैंने कल ही बताया था। तो 1595 में डच भारत आए। डचों के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि आजकल आप लोग हालैंड या फिर नीदरलैंड नाम सुना होगा। नीदरलैंड जो क्रिकेट टीम या हाल ही भारतीय में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें खेली भी थी। तो नीदरलैंड बोलिए या फिर हालैंड बोलिए या फिर डच बोलिए, उन्हीं का नाम है। ठीक है। तो यहाँ से आप कंफर्म हो गए होंगे। अब सन 1595 में या 1595-96 के बीच में ये भारत में आए थे। लेकिन ये भारत में आए तो थे, लेकिन ये व्यापार करने के लिए मैंने बताया कि पूर्व एशिया यानी कि इंडोनेशिया एशिया के क्षेत्र में चले गए थे। वहाँ पर मसाले काफ़ी फेमस थे और ये वहाँ से मसाला लेकर जाना चाहते थे। ठीक है। हालांकि जब ये भारत आए तो इनका नेतृत्व जो कर रहा था वो कार्लेनियस हाउटमैन ने की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि डचों का नेतृत्व किसने किया था? कार्लेनियस हाउटमैन ने किया था। ठीक है। ये भारत में कपड़े, भारत से स्पेशली कपड़ों को व्यापार करने के लिए आए थे। भारत के जो इंडोनेशिया वाले भाग थे, जो पूर्वी एशिया का भाग था, वहां से ये मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है। हालांकि डच आए थे 1595 में और 1769 में वेडरा के युद्ध के बाद इनकी यहाँ से भारत से गोरिया बिस्तर बन जाती है। अंग्रेज यहाँ से इनको भगा देते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था। ठीक है। तो सन 1759 में वेडरा या फिर वेदरा का एक युद्ध है। ये वेडरा या फिर वेदरा कह लीजिए, एक क्षेत्र है जो बंगाल में पड़ता है। वहां पे अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध हुई। ये युद्ध व्यापारिक कारणों की वजह से हुई थी और प्रशासनिक कारणों की वजह से हुई थी। ठीक है। हालांकि अंग्रेज काफी मजबूत होते जा रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में अन्य कोई देश के आकर व्यापार करे। इसी वजह से सन 1759 में वेदरा यानी वेडरा का युद्ध होता है बंगाल के क्षेत्र में, और उस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। जब अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, डचों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है। इस प्रकार 1595 में जो डच भारत आए थे उस पर यहाँ 1759 में चले गए। हालांकि सभी डच नहीं गए थे, कुछ रह गए थे, लेकिन उनकी शक्ति जो थी बहुत कम हो चुकी थी, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों का जो भारत जो आगमन हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था। बात ऐसा था कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। स्पेशली इस कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए ही की गई थी। 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और उस समय महारानी एलिजाबेथ जो थी, सॉरी, महारानी एलिजाबेथ जो थी वहाँ की महारानी नेतृत्व कर रही थी। ठीक है। अब इस समय जब वहां ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, अकबर शासन काल। हालांकि अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय वहां भारत में शासन अकबर कर रहा था, यानी मुगल काल अपने जन्मोत्कर्ष पे था। उसके बाद मुगल काल का लगभग पतन होना स्टार्ट ही हो गया था। ठीक है। इस समय भारत मुगल काल चल रहा था, अकबर शासन कर रहा था। ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया। बात यह हुई कि 1600 ईस्वी में महारानी ने कंपनी की स्थापना की और 1603 ईस्वी में महारानी की मृत्यु हो जाती है। महारानी की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजा बनता है। जैसे जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजा बनता है तो वो अपना दूत यानी कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने के लिए भेजता है। ठीक है। 1608 में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में अकबर के नाम का फरमान लेकर व्यापार करने के लिए भेजा। फरमान एक तरह का लेटर होता है जिसमें ये और अन्य देश जो है दूसरे देशों से संपर्क करते थे, अपने दूत को भेजते थे। उस समय दूत को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और दूतों को कोई युद्ध में मारता वगैरह भी नहीं था।
ठीक है। तो कैप्टन 1608 में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अकबर के नाम से फरमान लेकर भारत भेजा, लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी थी। इस वजह से जब कैप्टन हॉकिंस फरमान लेकर आया उस समय भारत का शासक बन चुका था अकबर का पुत्र जहांगीर। यह वही जहांगीर है जिसने ताजमहल की, सॉरी नहीं नहीं सॉरी, ये नूरजहां वाला जहांगीर है, ठीक है, शाहजहां नहीं है, ठीक है। तो उस समय जब फरमान लेकर भारत आया तो उस समय शासन कौन था? अकबर था, ठीक है, सॉरी अकबर का पुत्र जहांगीर था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जब यहाँ किस फरमान लेकर पहुंचा उस समय भारत का शासक जहांगीर था। मैंने इस बात को नोट भी करा दिया है, ठीक है। पुनः 1615 में टॉमस रो नामक द्वितीय वो था जिसने भारत में फरमान लेकर आया 1615 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी लगभग 2 साल पहले पीईटी के एग्जाम में या पिछले प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी क्वेश्चन बने थे कि जो ब्रिटिश जो ये क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के जो दूत आए थे उनका क्रम क्या था, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया 1660 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सर टॉमस रो आ जाता है, सर कहना सही नहीं होगा, टॉमस रो आता है 1615 ईस्वी में। उसके बाद एक और आता है जहाँ आगे पढ़ेंगे जॉन सरमन, ठीक है। तो अगर ये क्रम याद रखेंगे, सबसे पहले 1615 में आता है, सॉरी 1660 में आता है जेम्स प्रथम, उसके बाद 1615 में आता है सर टॉमस रो, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया कि पिछली वीडियो में हम पुर्तगाल तक पढ़ चुके थे, ठीक है। डच का भारत में आगमन हुआ 1595 में। डच 1595 में भारत में आते हैं और भारत में व्यापार करने के लिए अपने स्टार्ट करते हैं। इनका नेतृत्व जो था वो कार्लेनियस हाउटमैन ने की थी, ठीक है। ये भारत में स्पेशली कपड़ों का व्यापार करने के लिए आए थे। जो मेन भारत का क्षेत्र है इस समय उसमें वो कपड़े का व्यापार करने के लिए आए थे, और जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है वहां से मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। इसी कारण से ये आए तो थे, लेकिन कंपनी स्थापना क्रम में आपने देखा होगा कि ये पीछे रह गए थे। लगभग 1605 ईस्वी में इन्होंने कंपनी स्थापना की थी, लगभग 10 साल बाद। हालांकि अंग्रेज 1600 में आए और 1600 में कंपनी की स्थापना कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया है कि ब्रिटेन से ही कंपनी की स्थापना करके वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इसी वजह से शायद वो आगे थे, क्योंकि वो दूर की सोचते थे। 1767 में इंपॉर्टेंट है वेडरा या वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के क्षेत्र में जगह है, वहां पे अंग्रेज विजयी होते हैं, डचों को पराजित होना पड़ता है और उनकी शासन व्यवस्था बहुत संकुचित होकर सीमित क्षेत्र में रह जाती है। और फिर अंग्रेज अंग्रेजों का भारत आगमन 1600 में ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां उस समय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय शासन में थी, ठीक है। उनके नेतृत्व में ही पहली बार ब्रिटेन वाले भारत आए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए। इस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, अकबर शासन कर रहा था, लेकिन 1603 ईस्वी में जब हो जाती है महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु, तो जेम्स प्रथम ब्रिटेन का शासक बनता है। जैसे ही जेम्स प्रथम ब्रिटेन का शासक बनता है 1608 ईस्वी में वो कैप्टन हॉकिंस को यानी अपने दूत को भारत में व्यापार करने के लिए एक फरमान लेकर भेजता है। वो फरमान होता है अकबर के नाम का, क्योंकि ब्रिटेन उसको ये पता था कि अभी अकबर जिंदा ही है, क्योंकि उस समय ना ही कोई टेलीस्कोप कोई आविष्कार वगैरह ऐसा हुए थे जिससे कि बात हो सके और तुरंत जानकारी हो सके। दूत ही आते थे तो एक दूसरे के समाचार देते थे। इससे पहले शायद उनको ये पता था कि उस समय भारत में अकबर शासन कर रहा है, इसी वजह से अकबर के नाम का फरमान लेकर आया था। मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कंपटीशन में आपको फंसाता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके नाम का फरमान लेकर आया था सन 1660 में। बच्चे वहां पे गलती क्या करते हैं कि बच्चे ये जानते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1608 में आया था, उसमें जहांगीर शासन था, तो जहांगीर के नाम से वो टिक करके चले जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस भले ही जहांगीर के शासनकाल में आया था, लेकिन वो फरमान लेकर आया था अकबर के नाम का, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। इसी बीच 1608 में प्रथम व्यापारिक कोठी बनाना स्टार्ट करते हैं अंग्रेज, आपको पता ही होगा, सूरत में, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी बना के तैयार करते हैं। फिर 1608 वाला फिर पुनः 1613 बन के तैयार होता है, ठीक है। अब जासूसों की बात, दूसरी दूतों की बात आती है। सबसे पहला जो दूत आया था ब्रिटेन से वो आया था कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया था। ये जितने भी ये भारत में आए थे, इनका प्राथमिक उद्देश्य था सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक 15 वर्ष के लिए। लेकिन बाद में आपने देखा किस तरह से उन्होंने भारत के न सिर्फ व्यापार किया बल्कि भारत को पूरी तरह से लूटा खसोटा, और यहाँ पे अपनी प्रशासनिक शासन भी चलाई। उसके बाद जाते जाते भारत को टुकड़ों टुकड़ों बांट के चले गए ये अंग्रेज, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, और अपने इतिहास पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप अपने इतिहास से सीखो कि हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, हमारे पूर्वजों ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, हम ऐसी गलतियाँ आगे ना दोहराएं, ठीक है। तो आगे आप पढ़ोगे कि मात्र थोड़े थोड़े पैसों के लिए मुगल शासकों ने उनको व्यापार करने के लिए, भारत में मुक्त व्यापार करने के लिए फरमान जारी कर दिया। आगे चल के यही उनके लिए काल बन गया, ठीक है।
तो यह 1615 में टमासुर भारत आया था। उसके बाद आते हैं सन 1632 में अंग्रेजी कंपनी। अब बात क्या होती है कि 1632 में एक और फरमान आता है, एक विदेशी दूत आता है, उसका नाम था जॉन सरमन। ठीक है, सॉरी, जॉन सरमन से पहले की बात है ये, जॉन सरमन तो बाद में आते हैं। 1632 में अंग्रेजी कंपनी ने, जो अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने गोलकुंडा, एक दक्षिण भारत में जगह है, गोलकुंडा में मुक्त मुफ्त मुफ्त व्यापार करने का एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया और वहां पे वो मुक्त व्यापार करना स्टार्ट करती है। मुक्त व्यापार का मतलब यह था कि अब वो अपने मन से क्षेत्र में व्यापार को संचालित कर सकते थे, वहां का शासक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बदले वो वहां के शासक को पूरे 1 वर्ष का किराया दे देते थे। ठीक है, इस प्रकार से मुक्त व्यापार यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सन 1717 में मुगल शासक फरुखसियर के दरबार में ब्रिटिश दूत सर जॉन सरमन आता है। और जॉन सरमन जो आता है ऐसा फरमान लेकर आता है जो आगे चल के अंग्रेजों की स्थिति को और मजबूत करता है। ठीक है, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पे, सोच के देखिए, मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पे पूरे बंगाल को मुक्त व्यापार करने के लिए ब्रिटिशों को दे दिया जाता है फर्रुखसियर द्वारा। फर्रुखसियर मुगल वंश का एक बहुत कमजोर शासक था, इसे घृतकार के नाम से भी जाना जाता है। जब हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। तो इसने मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर पे बंगाल में मुक्त व्यवहार करने के लिए दे दी। ठीक है, उसके अलावा बंगाल ही ना, उसने मात्र 10,000 रुपये वार्षिक कर पे सूरत को भी मुक्त व्यापार करने के लिए ब्रिटिशों को दे देती है। ये ब्रिटिशों ने इस चीज को अपने यहाँ मैग्ना कार्टा कहा, यानी एक सुनहरा गोल्डन फरमान कहा, क्योंकि उनके लिए काफी बड़ी बात थी। मात्र इतने कम पैसों में पूरे बंगाल और पूरे सूरत, यानी सूरत व्यापार का मतलब उसमें मुंबई भी इसी के अधीन आ जाता था। प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियाँ उस समय होती थी। अगर आप इस भारत के इस वाले भाग को देखो तो यहाँ पे सूरत, यहाँ पे चेन्नई यानी कि मद्रास, और यहाँ पे कलकत्ता बंगाल में। तो बंगाल, मद्रास और ये सूरत, यहाँ मुंबई है, जिस समझ लीजिए, ये तीनों प्रेसिडेंसियों पे जो था वो उनका शासन, वहां से वो व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने ना सिर्फ व्यापार किया बल्कि अंग्रेजों जो सिक्के चलाते थे उस समय मात्र मुंबई में चलते, लेकिन 1717 के मुगल फरमान मैग्ना कार्टा मिलने के बाद अब उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों में अपने सिक्के चलाना स्टार्ट किया। लगभग इन 3 क्षेत्रों का मतलब लगभग उन्होंने उस समय के पूरे भारत को ही कब्जा कर लिया और वहां पे और न सिर्फ शासन किया बल्कि अपने नाम के अपने हिसाब से सिक्के भी चलाने लगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, शासन में हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, ये बात जब अंग्रेज को पता, सॉरी, हस्तक्षेप करने लगे अंग्रेज, औरंगजेब को आने से पहले थोड़ा सा कुछ और चीज देखते हैं। सन 1661 में एक घटना घटती है, ठीक है, जिसकी वजह से मुंबई भी थी वो भारत के हाथ से चली जाती है अंग्रेजों के हाथों में। हुआ यूं कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। अच्छा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है, तो पुर्तगाल वासियों ने दहेज में भारत के बम्बई क्षेत्र को ही ब्रिटिशों को दे दिया। अब सोच के देखिए कि पुर्तगाली कितने मजबूत हो चुके थे, तो उन्होंने पूरे बम्बई क्षेत्र को ही दहेज में यानी व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशों को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1661 में उसे मुंबई मिलता है और 7 साल बाद को अपने अपने हिसाब से जब उसे लगा कि मैं इसको डील नहीं कर पाऊंगा, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत शासन करती थी, ब्रिटिश शासक वहां शासन नहीं करते। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो हेड बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भारत में शासन करता है, वायसराय वगैरह गवर्नर वगैरह में पढ़ेंगे। बाद में ऐसा हुआ कि 1857 क्रांति के बाद डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा करके अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया भारत में। लेकिन उससे पहले भारत में अंग्रेज डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, वो अपनी कंपनी, उनकी जो उनकी बनाई जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही भारत शासन करती थी। ठीक है, तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय के साथ और मुंबई क्षेत्र को दहेज में दे दिया जाता है ब्रिटिशों को। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, चार्ल्स द्वितीय 1667 में मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को व्यापार करने के लिए दे देता है। ठीक है, ये सब स्थिति हो रही होती है, अंग्रेज काफी मजबूत हो रहे होते हैं। लेकिन उस समय 1688 की बात है, सर जॉन चाइल्ड जो कि ब्रिटिश कंपनी का कुछ इंचार्ज वगैरह था, और औरंगजेब के बीच होता है युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब जो है जीत जाता है, उसने अंग्रेजों से इस सब क्षेत्रों को छुड़ा लेता है। फिर अब आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बाद में छुड़ाने के बाद, औरंगजेब को छुड़ाने के बाद बहुत सारे छोटे मोटे शासक उभर के आते हैं। जब मुगल वंश का पतन होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में शासक उभर के आते हैं। बाद में उनसे किस प्रकार अंग्रेजों ने युद्ध करके या फिर समझौता करके, संधि करके सभी क्षेत्रों को अपने मिला लिया और भारत में लगभग यहाँ से 1757 की प्लासी या सॉरी बक्सर की लड़ाई, 64 की बक्सर की लड़ाई के बाद
1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज भारत में अपनी पूरी तरह से सुदृढ़ हो गए। ठीक है, इस प्रकार अब वो भारत में शासन व्यवस्था को संचालित करने लगे। तो अंग्रेजों के बारे में स्पेशली तो हमें पढ़ना ही है, हमारा आधुनिक पूरा भारत अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही बीतेगा। तो इसके बाद हम फ्रेंच वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उस वीडियो में थोड़ा बहुत और जानेंगे यूरोपियन कंपनियों के बारे में। उसके बाद हम इसके बाद पहला नहीं दूसरा जो वीडियो आएगा वहाँ से हम अंग्रेजी कंपनियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में स्पेशली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी बातें की आप सबको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।